वंदे मातरम। विद्यार्थी बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता अध्याय 7 गणित का सीखेंगे। 7.1 भूमिका। अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यामितीय संकल्पना सर्वांग क्षमता को सीखने जा रहे हैं। विशेषकर आप त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। सर्वांग क्षमता को समझने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप देखेंगे यहाँ पर बच्चों। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, एक ही प्रकार की दो टिकटें हैं और इन टिकटों को देखिए, ये और ये दोनों टिकटों में एक टिकट को दूसरी टिकट पर रखिए। जैसे इस टिकट को उठाकर इस टिकट पर रखिए तो क्या देखते हैं कि ये एक टिकट दूसरे टिकट को ढक लेता है। यानी इस टिकट को हम इस टिकट पर रखते हैं तो ये पहला टिकट दूसरे वाले टिकट को पूर्णतः ढक लेता है। अर्थात यह दोनों टिकटें एक ही आकार और एक ही माप की हैं। ऐसी वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम। आपके द्वारा प्रयोग की गई दोनों टिकटों को एक दूसरे के सर्वांगसम, यानी ये दोनों टिकटें एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अब सर्वांगसम वस्तुएं एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपियां होती है। प्रतिलिपियां यानी फोटोकॉपी, यानी फोटो सेम एज डबल रोल के रूप में सेम एक जैसे दिखती है। अब आप देखेंगे कि एक ही कंपनी की सेविंग ब्लेड, एक ही लेटर पैड की सीटें, एक ही पैकेट के बिस्किट, एक ही साँचे से बने खिलौने, सभी हूबहू एक जैसे हैं। ये सभी सर्वांगसम हैं। हम कह सकते हैं कि ये सभी सर्वांगसम हैं। ठीक है, ये सभी। दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने से के संबंध को सर्वांगसमता कहते हैं। यानी सर्वांगसमता किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं के सर्वांगसम होने की संबंध मिलती है तो हम उसे सर्वांगसमता कहते हैं। इस अध्याय में हम केवल तल में बनी आकृतियों की चर्चा करेंगे। यद्यपि सर्वांगसमता एक साधारण विषय है जिसका उपयोग हम त्रिआयामी यानी थ्री डायमेंशनल्स आकारों के लिए भी किया जाता है या करते हैं। हम अब तरल बने ऐसी वस्तुओं को यानी तल में बनी ऐसी आकृतियों की सर्वांगसमता का विधिपूर्वक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे जिसे हम पहले से ही जानते हैं। तल आकृति की सर्वांगसमता। यहाँ दी गई दो आकृतियाँ देखिए, क्या ये आकृतियाँ सर्वांगसम हैं? देख लीजिए, ये आकृति F1 और दूसरी आकृति F2। ठीक है, और इसे जानने के लिए क्या करना है कि जो पहली आकृति है उसे दूसरी आकृति पे रख दीजिए, यानी अध्यारोपित कर दीजिए। F1 को उठाकर F2 पे रख दीजिए। अगर रखने के बाद ये एक दूसरे को पूरा ढक लेती है आकृति और आकार में, तब हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। और अगर नहीं ढकती है तो ये सर्वांगसम नहीं है। अगर हम इसको ढकते हैं तो बच्चों, अगर हम इसे ढकते हैं तो ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगी, यानी कि ये सर्वांगसम है। ठीक है, दूसरे ढंग से आप इनमें से एक आकृति को काट कर दूसरी आकृति पर रख सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना है कि जिस आकृति को आपने काटा या उसका अक्ष बनाया है ना, F1 F2, उसे मोड़ने या फैलाने में आपकी छूट नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा तल आकृतियों की सर्वांगसमता की जांच। अब हम रेखाखंडों की सर्वांगसमता की जांच देखेंगे बच्चों। रेखाखंडों की सर्वांगसमता की जांच
देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी दो रेखाएं खींची गई हैं, रेखाखंड खींचे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर ए बी रेखाखंड को सी डी रेखाखंड पर रख लीजिए और रखने के बाद ये इसको अध्यारोपित करती है तो वो समझ लीजिए कि ये सर्वांगसम है। अगर नहीं अध्यारोपित करती तो ये सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर एक और उदाहरण है, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर पी क्यू फिर आर एस दिया गया है। पी क्यू को उठाकर आर एस पे रख दीजिए, जो कि मतलब उसको अध्यारोपित पूर्णतया नहीं करती, इसका कुछ भाग खुला रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी, ठीक है, यानी जो हमारा ए बी है यहाँ पर ए बी और सी डी सर्वांगसम है, तो ए बी ऐसा और ये सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम सी डी ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पी क्यू सर्वांगसम नहीं है आर एस के, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7.4 एक सेकंड रेखाखंड के युग्म के क्रियाकलाप को दोहराना है। आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये रेखाखंड सर्वांगसम नहीं है। यह आपने कैसे जाना? क्योंकि जब एक रेखाखंड एक दूसरे को रेखाखंड पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को पूर्णतया नहीं ढकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतया सर्वांगसम नहीं है। 7.4 में आपने देखा कि रेखाखंडों का युग्म एक दूसरे के साथ सुमेलन यानी मैचिंग कर रहा है क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है, परंतु 7.4 में आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी, एक दूसरे को ढक ही नहीं रहा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे सर्वांगसम होते हैं। यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम है तो इनकी लंबाइयाँ भी समान होंगी। तो ये सर्वांगसमता की शर्त है, कंडीशन है कि यदि दो रेखाखंडों की लंबाई यानी समान है यानी बराबर है तो वे सर्वांगसम है, और यदि दो रेखाखंडों की सर्वांगसम है तो उनकी लंबाइयाँ भी समान है। मतलब लंबाई समान है तो सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो उनकी लंबाइयाँ समान होंगी, एक दूसरे के पूरक हैं। ऊपर दिए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि रेखाखंड बराबर है, और इसे ए बी बराबर सी डी, यानी हमारा वास्तव में अर्थ है कि ए बी सर्वांगसम सी डी। बच्चों सर्वांगसम का चिन्ह ये है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ए बी सर्वांगसम सी डी। अब हम कोणों की सर्वांगसमता की चर्चा करेंगे। कोणों की सर्वांगसमता की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोण बी सी ए बना है 40 डिग्री, कोण आर क्यू पी बना है 40 डिग्री, एन एम एल 30 डिग्री और जेड वाई एक्स 40 डिग्री। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू आर का एक अक्ष बनाइए। ठीक है, पी क्यू आर का, और इसे ए बी सी को ढकने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्यू को बी पर और क्यू पी को ए पर रखना है। क्यू आर को कहाँ रखेंगे? तो क्यू आर को हम जो है पी सी पर रखेंगे, है ना, बी सी के ऊपर। इस प्रकार पी क्यू आर का सुमेलन ए बी सी से हो जाएगा, और इस सुमेलन यानी मैचिंग, सुमेलन में ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम बच्चों इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, कोण की बात करते हैं तो कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण पी क्यू आर। ठीक है, दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं मेजरमेंट कोण
ABC, फिर यहाँ पर मेजरमेंट कोड PQR ऐसा, यानी इस दोनों की स्थिति में ये 40 डिग्री ही कोण है। अब आप LMN का अक्ष बनाइए और इसे ABC पे रखिए। M को B पर और L को BA पर रखेंगे। क्या MN BS पर आता है? नहीं, इस स्थिति में ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ABC और LMN एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकते, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। कोण XYZ और ABC के बारे में आप क्या कहेंगे? तो किरण YX और YZ क्रमशः BA और BC से अधिक लंबी प्रतीत होती है। इसके आधार पर हम सोच सकते हैं कि ABC और XYZ इससे छोटा है, परंतु याद रखिए कि आकृति में किरण केवल दिशा को ही प्रदर्शित करती है, ना कि लंबाई को। तो हम देखेंगे कि दोनों कोण भी सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। तो यहाँ पर ABC सर्वांगसम XYZ या M यानी मेजरमेंट कोण ABC बराबर M कोण XYZ। समीकरण 1 और 2 को ध्यान देते हैं, तो ध्यान में देते हुए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण ABC सर्वांगसम कोण PQ कोण ABC सर्वांगसम कोण XYZ, ठीक है। और ABC बराबर है XYZ के, यानी जब सर्वांगसम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सर्वांगसम है तो बराबर है और ठीक है। इस तरह से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR फिर सर्वांगसम कोण XYZ। यदि दो कोणों के माप समान हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। यदि दो कोण सर्वांगसम हैं तो वे उनकी माप भी समान होंगे। कोणों की सर्वांगसमता पूर्णतः उनके मापों की समानता के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसा कि आपने रेखाखंडों की स्थिति के बारे में बताया गया। यानी ये कह सकते हैं कि दो कोण सर्वांगसम है। हम कई बार केवल यही कहते हैं कि कोण बराबर है। हम लिखते हैं कैसे? यहाँ पे दिया गया है कोण ABC बराबर PQR, अर्थात कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR। बच्चों, अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात करें तो दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं जब उनके एक दूसरे की प्रतिलिपियां समान हो। इसी प्रकार दो कोण सर्वांगसम होते हैं जिनमें एक दूसरे की प्रतिलिपि हो। हम इस संकल्पना को अब त्रिभुजों पर लागू करने जा रहे हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां और एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं। आप त्रिभुज ABC और PQR को देखिए, ठीक है। इसमें आकार और समान माप के हैं, ये सर्वांगसम है, अतः इनको निम्नलिखित प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यहाँ पे ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब इसका मतलब है कि त्रिभुज PQR को ABC पर जैसे हम रखते हैं तो P और A ये Q और P ये A के ऊपर, Q ये B के ऊपर। आप देख सकते हैं कि B ये Q के ऊपर, C ये R के ऊपर और A जो है ये P के ऊपर एक पूर्णतः ढक लेता है। और इसी प्रकार PQAB और उसका अनुदिश QR BC के अनुदिश PR और PR AC के अनुदिश है। यदि दिए गए सुमेलन में त्रिभुजों के सर्वांगसमता है
तो इनके संगत भाग यानी कि कोण और भुजाएं भी समान होंगे, अतः दोनों सर्वांग समत्रिभुजों में हमें ये प्राप्त होते हैं। अब इसमें हम संगत शीर्ष देखेंगे, तो संगत शीर्ष इसका बच्चों है ए बी सी और ए, इसका है क्यू आर और पी, ठीक है। उसके बाद संगत भुजाएं देखते हैं, तो भुजाएं इसकी है ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी और पी आर, ये इसके संगत भुजाएं। संगत कोण की बात करें तो कोण ए सर्वांगसम कोण पी, कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू, कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू और कोण सी सर्वांगसम कोण आर। देखने के लिए त्रिभुज ABC PQR समान आकार और समान माप के हैं, ये सर्वांगसम हैं, अतः इनको निम्नलिखित प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। इसका अर्थ है कि यदि PQR को त्रिभुज ABC पर रखते हैं तो PA के Q को इसको ढक लेगा। अब हमने संगत शीर्ष, संगत भुजाएं, संगत कोण को दिखाया। त्रिभुज PQR को ABC पर इस प्रकार से हम आरोपित करें यानी रखें, तो PB के ऊपर रखें तो क्या एक दूसरे के शीर्ष को यथा सममित होंगे? ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हम त्रिभुजों की अक्ष प्रतिलिपियाँ लेते हैं और ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये दर्शाता है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करते समय न केवल कोणों की माप और भुजाओं की लंबाई या महत्वपूर्ण रखती है, परंतु शीर्षों का सुमेलन भी उतना ही महत्व रखता है। मतलब इसकी भुजाएं, इसके शीर्ष और इसकी जो है कोण, यानी संगत शीर्ष, भुजाएं और कोण, इन तीनों का भी बड़ा महत्व होता है। आप देख रहे हैं कि ए सुमेलन P, B सुमेलन Q और C सुमेलन R है, तो हम इसे ABC सुमेलन PQR भी लिख सकते हैं। यानी ABC PQR में सुमेलन ABC RQP के अंतर्गत सर्वांगसम हो तो ABC के वे भाग जो निम्न संगत होंगे P का, तो इसका P का सर्वांगसम होगा A, ठीक है, P का सर्वांगसम होगा A। फिर Q का सर्वांगसम होगा B और RP के बराबर होगा AB। अब आप इस चित्र के आधार पर देख सकते हैं कि जो सुमेलन है कैसे समझाया गया है। सुमेलन ABC सर्वांगसम RQP अर्थात A बराबर RK, A बराबर RK, ठीक है। A बराबर RK जा रहा है। फिर उसके बाद B जो है वो Q के और C जो है वो P के बराबर जा रही है।